हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रक्चर में जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर, इन सब के स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करेंगे, प्लस न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद हम डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज के बेटर नॉलेज के लिए आपके लिए सीक्वेंशियल स्टडी बहुत जरूरी होती है। तो हम सारी चीजों को सीक्वेंस में स्टडी करेंगे। जितने भी कंपोनेंट्स हैं डीएनए के, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद हम डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। डीएनए की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल मीन्स क्या होता है? ये एक जनरेशन से, यानी पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग्स में जाता है, यानी इंफॉर्मेशन लेकर के ऑफ स्प्रिंग्स में जाएगा। ये किस तरह की इंफॉर्मेशन ऐसी कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आईज का कलर क्या होगा, हेयर कैसे होंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है डीएनए के अंदर ही होती है। और डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, इसलिए ये क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है। जनरली ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है वेल डिफाइंड, तो वहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियस के अलावा भी ये दो सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और इन दोनों सेल ऑर्गेनेल्स को हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। और डीएनए होने की वजह से इसमें कुछ अपने आप को कंट्रोल करने की कैपेसिटी आ जाती है, इस वजह से इसे हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं ये दोनों। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। और ये प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है? इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं इस तरह से, और एक दूसरे से बंधे हुए, गुथे हुए होते हैं। दो तारों को अगर आपस में लपेट दिया जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से दो हेलिक्स होती हैं या दो स्ट्रैंड होते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और यूकैरियोट्स में ये लीनियर होता है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है सामने। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन एक बैक्टीरियोफेज ऐसा होता है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कौन सा ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है? बाकी सभी जगह डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए के अंदर। डीएनए में कंपोनेंट्स होते हैं 4 नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, 4 नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं। क्या नाम है उनके? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। और ये 2 टाइप के होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, प्यूरिन टाइप एंड पिरिमिडीन टाइप। स्ट्रक्चर से ही क्लियर है। 2 हेक्सागन टाइप के स्ट्रक्चर जिसमें है वो प्यूरिन है, और जिसमें 1 हेक्सागन है वो पिरिमिडीन है। कौन कौन से प्यूरिन होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, ये दोनों प्यूरिन है, एंड थाइमिन एंड साइटोसिन पिरिमिडीन है। ठीक है, और ये डिस्कवर किसने किया था? प्यूरिन एंड पिरिमिडीन मॉडल डिस्कवर किया था कोसेल ने 1910 में। और इसके लिए, इस डिस्कवरी के लिए भी कोसेल को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये डिस्कवरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए कोसेल को नोबेल प्राइज मिला था। कोसेल ने क्या डिस्कवर किया था? 4 नाइट्रोजिनस बेसेस जो कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डीएनए में क्या होता है? पेंटोज शुगर होती है। ये पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ठीक है, कैसी होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर का यहाँ पे क्या मीनिंग है? ये स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज शुगर का, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो सेकेंड कार्बन होता है, सेकेंड कार्बन में एक ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, इसलिए डीऑक्सी से बोलते हैं। सेकेंड कार्बन से एक ऑक्सीजन निकल जाती है और उसका प्लेस क्या ले लेता है? H।
ठीक है, OH की जगह क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, और इसी वजह से इसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। ये कैसी शुगर होती है, एक पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर मीन्स इसमें 5 कार्बन होते हैं। यहाँ पे भी देख लो कि कौन कौन से नंबर पे कौन से कार्बन लगे हुए हैं, क्योंकि अभी हम 3' एंड 5' एंड की बात करेंगे तो वो किस बेसिस पे बात करते हैं, कार्बन के नंबर के बेसिस पे बात करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन है, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड ये है आपका फिफ्थ कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं आगे के स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड को। एक और चीज यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होता है, थर्ड थिंग प्रेजेंट होती है फास्फेट ग्रुप। ठीक है, जिसकी वजह से 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड दोनों का यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। पहला वाला जो ए ऊपर वाला है, ये वाला ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, यानी 2-डीऑक्सी एडिनोसिन है, और नीचे वाला जिसमें ये एक्स्ट्रा फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है इसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और इसका पूरा नाम होता है 2-डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एडिनोसिन को जोड़ा है, एडिनिन को जोड़ा है, इसलिए हम एडिनोसिन वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2-डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट ग्रुप लगने के बाद ही ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है, एक पेंटोज शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है और फास्फेट ग्रुप है, और यही न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, डीएनए इज अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यही न्यूक्लियोटाइड जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। अभी हम देखेंगे ये जुड़ते कैसे हैं और कौन कौन से बॉन्ड और कौन कौन से लिंकेज इनमें बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक? स्ट्रक्चर देखते हैं। DNA composed of 2 polynucleotide strands are called DNA duplex। ठीक है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड एक साइड होगा और दूसरा इसके सामने होगा, और दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होंगे। इट हैज सुगर फॉस्फेट ऑन द आउटसाइड, सुगर फॉस्फेट ऑन द आउटसाइड, यानी कि ये सुगर हो गई और ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और जो बेस है वो अंदर की तरफ है, ये आउटसाइड वाला साइड है और ये इनसाइड है, क्योंकि इसके आगे एक और चेन जुड़ी होगी जिसमें बेस अंदर की तरफ होगा। अभी मैंने नेक्स्ट एक डायग्राम खुद से बनाया हुआ है जिसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इट हैज सुगर फॉस्फेट ऑन द आउटसाइड एंड नाइट्रोजनस बेस ऑन द इनर साइड। सुगर फॉस्फेट बैकबोन रन एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स एक साइड इसका 5' एंड होगा, एक चेन का, एक स्ट्रैंड का, और उसी स्ट्रैंड का दूसरे साइड क्या होगा, 3' एंड होगा। तो इसके सामने जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसमें इस साइड 3' और इस साइड 5' होगा। तो देखो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसे वर्ड यूज करते हैं एंटी पैरेलल। और कॉम्प्लीमेंट्री क्यों, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसेस के जुड़ने का सीक्वेंस उसके सामने वाले सीक्वेंस को आप एज्यूम कर सकते हो उसके थ्रू। जैसे हमने मान लिया एक साइड ATGCATTA है, ठीक है, तो हमें दूसरे साइड के सीक्वेंस के बारे में सोचना नहीं है। ए हमेशा डबल बॉन्ड के थ्रू टी से जुड़ेगा, टी हमेशा डबल बॉन्ड के थ्रू ए से जुड़ेगा, यानी ए और टी एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जी और सी एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस साइड अगर सी है तो इस साइड क्या होगा, जी होगा, यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा। इस तरह से आप ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को एज्यूम कर सकते हैं, हमेशा ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है। ठीक है, तो एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टर्म क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, 2 strands are held together by hydrogen bonds between nitrogenous bases। ये तीनों बॉन्ड्स को मैं यहाँ पे डायग्राम है बट मैं इसे फुल स्क्रीन पे डायग्राम में आपको शो करना चाहूंगी। देखो ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये एक स्ट्रैंड है और ये एक दूसरा स्ट्रैंड है। मैंने भी बोला था 5' एंड 3' के एंटी पैरेलल में ये रन करते हैं, तो ये 5' एंड है। 5' एंड हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5th कार्बन से जो फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है वो फ्री है। ठीक है, कार्बन मैंने काउंट करना बताया था, बेस जिससे जुड़ा होता है वो फर्स्ट कार्बन होता है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इस तरह से 5 कार्बन वाला जो एंड होता है वो फ्री है, और इस साइड अगर देखोगे तो 3rd कार्बन वाला एंड फ्री है। तो यही नेमिंग हम देते हैं, ये 5' एंड हो गया, ये 3' एंड हो गया, और इसके एंटी पैरेलल में 3' ऊपर होगा और 5' नीचे की तरफ होगा। अब बॉन्ड्स कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर,
ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। मैंने बताया बेस इनसाइड होता है, बेस अंदर की तरफ होता है। इस स्ट्रैंड में बेस अंदर की तरफ है, एडेनिन एंड थाइमीन अंदर की तरफ है। एडेनिन किससे जुड़ेगा? हमेशा थाइमीन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। और ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये एग्जामिनेशन में आते हैं, बॉन्ड्स एग्जामिनेशन में आते हैं और ये बॉन्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक आपका नाइट्रोजनस बेस, दूसरा फास्फेट ग्रुप। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये किससे जुड़ा हुआ होता है? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ होता है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड बनता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दोनों न्यूक्लियोटाइड का भी जुड़ना जरूरी है। यहाँ पर अभी मैंने जोड़कर नहीं दिखाया है, मैं अभी आपके सामने यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये कैसे बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट ग्रुप से यहाँ पे एक OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे थर्ड कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है। इस OH में इस तरह से रिएक्शन होती है कि H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। H2O मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये ऑक्सीजन यहाँ के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ जाती है और यही बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या होता है? H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और बॉन्ड बन जाता है दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर? एक बार देख लेते हैं थ्योरी। टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। न्यूक्लियोटाइड बैकबोन आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देख लिया हमने कैसे बन रहा है। बेसेस आर ज्वाइंट विद द सुगर एट फर्स्ट कार्बन थ्रू बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? आई थिंक आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे अभी कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि हर एक लाइक, हर एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।